गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। इस क्रम में हमने प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार हमारी बॉडी जो है वो बाहर से अटैक करने वाले रोग कारकों को नष्ट कर सकती है पहचान कर। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं एड्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एड्स जो है वो एक खतरनाक वायरस रोग है। याद रखना, एड्स जो है वो वायरस से होने वाला रोग है और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण ये जो है वो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स रोग है ना। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड, A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी एंड S फॉर सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जब एड्स रोग होता है तो इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक जो प्रतिरक्षण, जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो प्राकृतिक रूप से रक्षा करने की व्यवस्था होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती जाती है और छोटे से भी रोग से, छोटा सा भी कोई भी रोग कारक अगर हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है तो उससे हमारी बॉडी जो है वो संक्रमित हो जाती है और इस कारण ये जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि छोटी सी बीमारी भी रोगी की मृत्यु का कारण बन सकती है। एड्स का सबसे पहले पता 1981 में पता चला था और ऐसा माना जाता है कि इस रोग की उत्पत्ति अफ्रीका के किसी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता गया और भारत और अन्य सभी देशों में ये फैल गया। इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। HIV में एक बाहरी झिल्ली के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की परत रहती है, बीच में एक प्रोटीन का आवरण, इसके अंदर RNA रहता है क्योंकि ये वायरस है ना। प्रोटीन का बना हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ परत और इसमें RNA होता है और इस वायरस में आनुवांशिक संरचना RNA है जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। ये जो है वो T4 लिम्फोसाइट्स, वीर्य और वेजाइना के स्राव में पाया जाता है, ग्रो अप होता है ये वहाँ पर। हमारे रुधिर में लिम्फोसाइट्स नामक एक श्वेत रुधिर कणिका पाई जाती है। हमने पहले पढ़ा है कि ब्लड पार्टिकल्स के रूप में WBC या श्वेत रक्त कणिका होती है और T4 लिम्फोसाइट्स शरीर में एंटीबॉडी का संश्लेषण कर देता है। HIV T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है और इन कोशिकाओं में अपनी ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है और कुछ ही समय के बाद जो है वो T4 कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है ये वायरस, HIV वायरस, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे न्यूमोनिया, कैंसर, इन सब बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। और एड्स जो है वो बीमारी फिर लास्ट इसका जो परिणाम है वो होता है एड्स बीमारी और अगर इसका इलाज न कराया जाए तो औषधि के अभाव में, मेडिसिन के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। एड्स बीमारी के लक्षण क्या हैं? एक तो अधिक दिन तक बार बार पेट खराब रहता है ना। लसिका ग्रंथियां फूल जाती है। पिछले चैप्टर में हमने लसिका ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था और चूंकि पेट खराब है, खाना नहीं खाएंगे तो फिर धीरे धीरे शरीर का वजन कम होने लगता है। काम करने पर थकान महसूस होने लगता है। बॉडी में एनर्जी नहीं है तो काम करने से थकान तो महसूस होगी ही, है ना। बीच बीच में चूंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, तो हर थोड़े दिनों में बीमार होने लगते हैं। त्वचा पर भी जगह जगह थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ तो घाव हो जाता है ना। और चूंकि थकान रहती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बातचीत करने में भी सांस फूलने लग जाता है, कठिनाई अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे जो है वो याददाश्त भी कम होने लग जाता है
बुखार रहने लगता है हमेशा, रात में पसीना निकलता है। तो इस प्रकार इन रोगों के लक्षण हैं। और एड्स का रोग एक ऐसा रोग है जो शुरुआती दौर में उतना पता नहीं चलता। जब ये रोग बढ़ जाता है, अपना प्रसार कर लेता है, तब इसके लक्षण जो है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ये जो है वो बहुत जल्दी पता नहीं चलता है। इसका प्रसारण कैसा होता है? असुरक्षित यौन संबंधों से, रुधिर आदान के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग है, उसका रक्त जो है वो बीमार व्यक्ति को दे दिया गया आवश्यकता पड़ने पर, बिना चेक करवाए, जांच करवाए, तो उससे भी ये फैल जाता है ना। और अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन लगा है और उसी इंजेक्शन से एक स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाए, बार्बर वगैरह के पास जाते हैं तो अगर एड्स वाले व्यक्ति का कट गया, थोड़ा सा ब्लड वगैरह उसमें लग गया और उसी को स्वस्थ व्यक्ति में उपयोग किए, वो उसमें चले जाता है। तो इस प्रकार ये जो है वो फैलता है। गर्भवती महिला के विषाणु भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को भी संक्रमित कर देते हैं। नियंत्रण या कंट्रोल क्या है? मनुष्य अब तक एड्स के नियंत्रण के लिए कोई टीका या औषधि का निर्माण नहीं कर पाया है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में सफलता प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। कोशिश जारी है अभी। तो इसका एकमात्र यही उपाय है कि जो दिए गए ऊपर कारक हैं, अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय अगर रक्त किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसकी पूरी तरह जांच किया जाना, और असंक्रमित सुई, इंजेक्शन या ऐसी किसी भी चीज़ से बचना जो कि ये एड्स रोग को फैलाने के कारक हैं। तो रोकथाम के लिए है ना, ये सब करना, डिस्पोजल सुई का इस्तेमाल करना, दूसरे व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए शेविंग रेजर, टूथब्रश का उपयोग नहीं करना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार प्रसार, आम जनता को एड्स के संबंध में विशेष जानकारी देना, अगर डाउट है तो तुरंत चेकअप करवाना और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर रोग का पूरा इलाज करवाना। ये एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से रोका जा सकता है। बाकी इसका और अभी तक कोई मेडिसिन स्पेशल या टीकाकरण इसके बचाव के लिए अभी नहीं बन पाया है। नेक्स्ट जो है डिसीज में आता है, सबसे खतरनाक डिसीज में कैंसर। ये मानव में होने वाला एक ऐसा भयंकर रोग है जो विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। बहुत सबसे ज़्यादा रोग जो है वो कैंसर के कारण होता है, क्योंकि ये अगर एक बार हो जाए तो चाहे कितना भी इलाज करा ले, अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन या टेक्निक नहीं इजाद हुआ है जो कैंसर को पूरी तरह रिमूव कर सके। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी अधिक लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं और बड़ी संख्या में ये मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि या कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में इसका अनुसंधान का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक जो है इस दिशा में प्रयासरत हैं, बहुत ज़्यादा अनुसंधान इस क्षेत्र में किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल तक इसका कोई ऐसा परमानेंट इलाज जो है वो पूरी तरह जो हमको इस रोग से मुक्त कर सके नहीं मिल पाया है। कैंसर यानी ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, जो प्रायः कोशिकाओं से बनता है। कैंसर एक्चुअल में है क्या? ये हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी, खास करके जीवों की बॉडी में कंटिन्यू कोशिका विभाजन नहीं होता। जब एक बार शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है तो अगर टूट फूट की मरम्मत करना है या रिपेयरिंग का काम चल रहा है या कोई अंग है जहाँ पर कंटिन्यू कोशिकाएं डेड होती रहती, तो वहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण होता है। अदरवाइज हमारे पूरे बॉडी में कोशिकाओं का निर्माण जो है वो जनरली नहीं होता है जब एक निश्चित अवस्था तक बॉडी का ग्रोथ हो चुका रहता है। लेकिन कोशिका एक ऐसी कैंसर या ट्यूमर एक ऐसी
बीमारी है जिसमें जहां पर कोशिकाओं का विभाजन नहीं होना चाहिए उन भागों में, अंगों के उन पार्ट्स में सेल डिवीजन जो है वो अनियंत्रित रूप से होने लग जाता है। और इस प्रकार अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन से बनी हुई कोशिकाओं का झुंड बन जाता है, जिसको ही हम ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहा जाता है। तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वेनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेनाइन ट्यूमर अपने वास्तविक स्थान पर केंद्रित रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, ये फैलते नहीं हैं, है ना, और अनियमित रूप से वृद्धि भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मस्सा भी एक प्रकार का ट्यूमर का ही हिस्सा है, जो कि कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को दिखाता है, लेकिन ये एक लिमिटेड जगह पर होता है और ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड इसकी ग्रोथ होती है, फिर नहीं बढ़ता। मैलिग्नेंट ट्यूमर तेजी से वृद्धि करता है और सक्रिय रूप से अंगों में अग्रसारित होते रहता है। मतलब एक जगह अगर वो ट्यूमर का कोशिकाएं बनने लगी तो उसका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे बॉडी के अन्य पार्ट में भी होने लगता है और वो कंटिन्यू विभाजन इसमें चलते रहता है। तो एक्चुअल में कैंसर इसे कहते हैं। ये जो है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। किसी भी वास्तविक कैंसर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने की शक्ति को अर्जित करके शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है जो अपने स्वभाववश पीड़ा रहित, जैसे कि मस्सा, ये या फिर है ना पीड़ा रहित होते हैं और ये हानिकारक नहीं होते हैं, या फिर हानिकारक भी हो सकते हैं। हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करके अपने आसपास की ऊतकों में प्रवेश करके उसको नष्ट कर देती हैं और व्यक्ति की प्रायः इससे मृत्यु भी हो जाती है। अन्य परिस्थितियों में कैंसर कोशिकाएं टूटकर रुधिर अथवा लसिका की सहायता से शरीर के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाते हैं और कोशिकाओं के झुंड का निर्माण कर देते हैं।